नमस्कार दोस्तों। तमाम राजनीतिक पार्टियों का क्या सिर्फ मकसद चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, संगठन संगठन खेलना, टिकटें पाना, बेचना, ये करना वही रह गया है? क्या राजनीतिक दलों का मकसद सिर्फ सत्ता होता है? यदि हम इतिहास को देखें तो शायद ऐसा नहीं होता था। राजनीतिक दलों का मकसद राजनीतिक रूप से इस देश को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना और उनके साथ मिल करके एक अच्छी सरकार बनाना है। यानी सिर्फ चुनाव जीतना मकसद नहीं। यह बात मैं इस तरह से कह रहा हूं कि यदि आप देखिए 1915 में जब गांधी आते हैं, उसके बाद में उस समय तक कांग्रेस पार्टी किस तरीके से शहरी और कुछ एलीट क्लास तक सिमटी हुई पार्टी थी। गांधी और नेहरू का मिलन होता है और नेहरू जी के पिता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। उनके समय में ही गांधी को उसमें जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। पंडित नेहरू भी उनके साथ जुड़ते हैं। फिर पंडित नेहरू मूल कांग्रेस में काम करने की बजाय सेवा दल में काम करते हैं और सेवा दल के अध्यक्ष बनके किस तरीके से सेवा भाव से पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं। गांधी इस देश को जागरूक करने का काम करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस पार्टी के। और दोनों का मेल इतना बेहतरीन चलता है कि फिर जब नेहरू जी के पिता मोतीलाल जी अध्यक्ष होते हैं और वो कहते हैं स्वराज चाहिए, जनता का राज चाहिए, तो पंडित नेहरू उनसे एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसको लेकर के वैचारिक मतभेद होता है दोनों में और लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिता से जीतते हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। बड़ा बिरला सा उदाहरण। लेकिन सत्ता पाना ध्येय नहीं, इस देश के लोगों को सत्ता देना ध्येय था। शायद यही वजह थी कि जब देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने चुनाव जीतने के मंत्र पे काम नहीं किया कि सिर्फ उस वर्ग को रख लेते जैसे पूरी दुनिया में था, सभी को मतदान का अधिकार नहीं होता था। कहीं महिलाओं को नहीं होता था, कहीं किसी वर्ग को नहीं होता था, कहीं किसी को। पंडित नेहरू ने इस देश के हर बालिग व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया। यानी वो चाहते तो सिर्फ सत्ता वाले खेल कर सकते थे और 100 साल तक वो अपनी सत्ता चलाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने ऐसी संविधान सभा बनाई कि जो सबको कैसे एक में लेकर के समाहित करे, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म और विरोधियों तक को मौका दिया। यह पंडित नेहरू। बहरहाल एक शानदार संविधान बनाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, उसका प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर पूरी तरीके से मेहनत करी, सभी ने करी और संविधान बन के तैयार हुआ। इस देश के लोगों को अधिकार मिला, चुनाव शुरू हुए और इस देश की जनता ने सालों साल कांग्रेस पर भरोसा किया और उससे जिताया। और इस देश की जनता ने कहा कि हां, कांग्रेस ही है जो देश आजाद करा के लाई और कांग्रेस ही है जो देश को बना रही है, देश को बचा रही है। लेकिन उन हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता, उनका योग्यता, उनका समझ जो थी, आज के हम युवाओं में, आज की तमाम पीढ़ी के लोगों में नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं वो लोग त्यागी लोग थे, वो लोग लड़े थे इस देश के लिए, आजादी के लिए भी और देश को बनाने के लिए भी। लेकिन जो उसके बाद लोग आए वो सुविधा भोगी लोग थे, क्योंकि उन्हें तो कहीं लड़ना नहीं पड़ा, सब मिलता चला गया, धीरे 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 आता चला गया, देश बनता चला गया, उन्हें फ्री का मिलता चला गया। नतीजा क्या हुआ कि इस देश के लोग जिस तरह से हो गए वो
स्वार्थी, फ्री में पाने का, छीन लेने का, पाने का, दूसरों को बुरा भला कहने का, मतलब जो देश के लिए था वो अपनी सुविधाओं तक सीमित हो गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जैसे दल सत्ता में आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी जैसे दल सत्ता में आ जाते हैं, तमाम जाति की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले दल सत्ता में आ जाते हैं। कोई यादवों की राजनीति कर रहा है, कोई दलितों की राजनीति कर रहा है, कोई किसी दूसरे मुसलमानों की राजनीति कर रहा है, कोई हिंदू की राजनीति कर रहा है, कोई किसी। इस देश के अंदर सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी बची आज भी, जो सर्वजन की बात करती है, सभी की बात करती है। वो कहती है पिछड़े यदि उनका हक मर रहा है तो हम उनके लिए लड़ेंगे, दलितों का हक मर रहा है तो हम उनके लिए लड़ेंगे, आदिवासियों का हक मर रहा है तो उनके लिए लड़ेंगे, सामान्य समुदाय के लोगों का हक मर रहा है तो उसके लिए लड़ेंगे। हम हर व्यक्ति को बराबर हक देंगे जितना उसका हक बनता है। यही लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं और इसी पर पूरे देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। बेटियों के साथ कहीं रेप हुआ, कहीं कुछ हुआ इस सरकार में, जिसमें रामराज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दी जाती। तो जब यह दशा हो तब क्या होता है? अब 5 राज्यों में जनता धीरे धीरे राहुल गांधी की बात को समझने लगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से देश को जोड़ने का काम किया उसके कारण समझने लगी। तो फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक जुआ खेलने का, चिटफंड टाइप का एक ऐप बना छत्तीसगढ़ में, और वो छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं ने बनवाया, उसका प्रचार प्रसार किया और उसने धीरे धीरे करके वहां के लोगों को लूटना शुरू कर दिया। लूट हुई, वो दुबई बैठा होता है। अब दुबई कनेक्शन किसका है? प्रधानमंत्री कहते हैं दुबई कनेक्शन, हम भी कह रहे हैं दुबई कनेक्शन। आप देखिए दुबई कनेक्शन, प्रधानमंत्री के मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनका बेटा दुबई से ही सारे धंधे करता है, उसका वहीं यूएई के ही पूरा धंधा है और उस ढंग से चलता है। एक चीज, गौतम अडानी, उनके धंधे के जो पूरे किंगपिन है वो दुबई में बैठे हैं, चाइना में बैठे हैं। ठीक है, देश का विदेश मंत्री, उसका बेटा जो है चाइना, दुबई और अमेरिका के साथ में मिलकर के वहां पे काम करता है, वो भी दुबई बैठा है। और आइए, भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से अधिक डिसाइडर लोगों के दुबई कनेक्शन, कांग्रेस का तो कोई नहीं बैठा है। खेल समझिए। चलिए, तो जब ये दुबई कनेक्शन कहते हैं, वहीं से दुबई से तथाकथित रूप से एक व्यक्ति आता है, आकर के वो होता है और कहते हैं कि साहब वो ये कह रहा है कि वो आया था और ये छोटी सी एक रकम, कि चुनाव के हिसाब से छोटी सी ही रकम है, कि वो 50 करोड़ रुपया देने जो है आया था वहां के मुख्यमंत्री को, जबकि वो आज तक ना मुख्यमंत्री से मिला, ना उनसे बात की, ना फोन पर, ना वैसे बात की। तो भाई कहां से कैसे उसकी बात हो गई, कैसे देने आया था? पहले ईडी ने बताया कि वो उनका कर्मचारी है, बाद में फिर आता है कि वो उसका मालिक है। फिर क्या है, पहले तो यही डिसाइड कर लीजिए कि वो मालिक है कि कर्मचारी है, क्या है। इस तरह से करके ये किया जाता है, जबकि सत्यता क्या है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं, और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता की गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका, भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका मेल, पहले तो मेल आता है कि कांग्रेस
कि बघेल सरकार ने ही उस महादेव ऐप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उस मामले में करीब 600 लोगों को गिरफ्तार भी किया और 200 करोड़ से अधिक की रकम बरामद करके राज्य के तमाम लोगों को वापस कराई गई और उसकी प्रक्रिया चल रही। चूंकि वो दुबई बैठा था तो राज्य सरकार तो गिरफ्तार नहीं कर सकती कानून के मुताबिक, तो राज्य सरकार ने अगस्त महीने में 24 अगस्त को भेज दिया ईडी को और भारत सरकार को लिख के चिट्ठी कि साहब वो वहां बैठा हुआ है, उसे गिरफ्तार कीजिए। लेकिन इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। चुनाव के दौरान अचानक एकदम से प्रकट होते हैं। जब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव हम हार रहे हैं तो वहां ईडी, जब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं तो ईडी, देखते हैं कि राजस्थान में चुनाव हार रहे हैं तो ईडी, जहां कहीं भी यह स्थिति होती है। तो चलिए, आपने किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई के लिए ईडी से समय मांगा, ईडी डायरेक्टर ने समय नहीं दिया। सोचिए, इस तरह से कार्रवाई होती है और फिर चुनाव के वक्त में एकदम से आते हैं कि बस आइए, बताइए, ये करिए। ये धंधा है साहब। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा हजारों करोड़ की लेन देन का पूरा खेल कर रहा था। कैसे चुनाव में चाहिए, यहां पर इतना पैसा दे देना, यहां ये करता। वो जो बात कर रहा था फोन पर, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई। ट्यूसडे को उनको अपना जो है अकाउंट नंबर आपका मुझे चाहिए होगा। मैं आपको ट्यूसडे 4 बजे इंडियन टाइम कॉल करूंगा। ठीक है। वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा जी। और एक और थी पार्टी, वो त्यागी जी की, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड हैं। हाँ, कमिश्नर। हाँ, कमिश्नर। उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है। वो 100 CR दे रहा है हमको। वो थर्सडे होना है। लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना, ये अपने सेट कर लिया है अकाउंट्स में, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को। तो ट्यूसडे को चेक कीजिए क्या डेट है। ट्यूसडे आई थिंक होगी। आज कितनी हो गई जी? 10, 11। आज तो बुधवार। आज क्या है? आज बुधवार है। आज नहीं, फ्राइडे हो गया भैया। 16 को अपने ये 18 हो जाएगा। ठीक है। और 16 + 7 23 को अपना 21 हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ वाला त्यागी जी का बंदा आ गया है, 100 CR वाला। लेकिन ये नेक्स्ट वीक हम 18 मूव कर सकते हैं। ठीक है, कर लो। फाइनलाइज हो जाए तो बता देना, फिर अब उसको मूव कर देंगे। वो डन है। ट्यूसडे आप अकाउंट नंबर रेडी रखो बस। रेडी है वो तो। आप तो बताओ उसका। ठीक है जी, ठीक है। नहीं, मैं अभी आपको एक तो करूंगा कल फोन, जब आप पहुंच जाओगे वो आएगा आपको हरप्रीत गिल मिलने। ठीक है। और जैसे ही ये आपका DHL का रिलीज हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पेमेंट करके रखी हुई है सारी कस्टम वस्टम की। तो मुझे बता दीजिएगा कि रिलीज हो गया। ठीक है। ठीक है भैया। चलिए, ट्यूसडे भगवान ने सब अच्छा रहा तो ट्यूसडे इसको मूव कर देंगे। ठीक है। और वो नहीं, त्यागी जी वाला मूव कर रहे हैं, कौन सा वाला मूव कर रहे हैं? नहीं, ये तो जो राजस्थान पंजाब वाली पार्टी थी ना, 18 एक दिया, 21 एक देना है। नहीं, अपने पास कुछ सामान अभी आया है या नहीं आया है? टिपिकल अभी में चल रहा है। नहीं, 18 तो आ गया है ना, अकाउंट में आ गया अपने पास। बिल्कुल। वो बोला बैंक मैनेजर की ट्यूसडे वो मूव कर देगा, आप जहां भी बोलोगे। ठीक है। ये है 18। ठीक है। इसी बंदे ने 21 और देना है नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है। जिसने 18 दिया। त्यागी जी का 100 वाला वो सेपरेट है, उसको भूल जाइए। वो मैं जब हो गया मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है ना। ये 18 और 21 को रखिए अपने दिमाग में बस। मैं रखता हूँ। वो जब 100 आ गया मैं बता दूंगा, मेरे पास 100 मिल गया उनका लिक्विड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके गुरुजी, ठीक है। हेलो देवेंद्र भैया, कैसे हो? हेलो, बढ़िया है, बताओ। आ रही है आवाज? आ रही है। अच्छा, अभी ग्वालियर में ही हो या वापस नहीं आ रहे हो? ग्वालियर। अच्छा जी। अच्छा, उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था। बोला है कि फ्राइडे तक जी आपका ये सारा 18 CR टोटल जमा हो जाएगा 4 अकाउंट्स में। ठीक है। तो उसके बाद मुझे चाहिए एक अकाउंट जहां पे आपको या रोहित भैया को किसी को भी भेजना है, वो वाला जी। ठीक है।
तो वो बोले कि नेक्स्ट वीक, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि मंडे या ट्यूसडे वो इस 4 अकाउंट में से चारों ट्रांजैक्शन बना के 4-4 की 5-5 की, तो 18 वाला टोटल उस अकाउंट में डाल देंगे जहां हमें चाहिए। ठीक है। दूसरा उस बंदे ने बोला कि जी 21 जो है मेरे पास अवेलेबल है 23rd या 24th को। ओके। तो वो बोले जी कि हम आपको देंगे, आप अपने में जमा कीजिए, उसके बाद आगे सेंड कीजिए जहां भी करना है, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं बताया हुआ किसको जाता है। ठीक है। इनकी जो है ना जी, ये ट्रेडिंग फर्म है और ये माइनिंग है इनकी राजस्थान में। हाँ हाँ। और मोहाली वाला तो लैंड का डीलर है, वो पॉलिटिशियंस की लैंड की डील वगैरह करता है, ऑफिसर्स की लैंड की डील करता है, वहां से ये लिक्विड आता है सारा। ठीक है जी। तो फिर मुझे आप बता देना किस में भेजने हैं। तो अगर पहले बताना चाहो तो पहले बता देना, अगर उसी दिन बताना है तो उसी दिन बता देना, वो आप पे है। ये टोटल 39 दे रहा है हमें इस मंथ में। ठीक है। लेकिन वो बोले कि अप्रैल के मंथ में तकरीबन इतनी अमाउंट जो है और होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना जी। तो उसके बाद बोले कि जी 2-2 मंथ बाद, 1-1 मंथ बाद आप लेते रहिए, हम आपको टाइम का फ्रेम बताते रहेंगे। लेकिन मैंने वो 2.5 साल बोले थे, मैंने 3 साल बोला है कि 3 साल बाद आप वापस लेते रहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 90% हमें उनको बैक कर देना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो मुझे आप पता करके जो भी अकाउंट हमने आगे देना है, जिससे मोनेडो को जाना है, जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट मोनेडो से कर सकें, अपने आपके पास प्रूफ हो कि जी हमने इन्वेस्ट किया है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, वो सेटअप कर लीजिए प्लीज। ओके, वो मैं कर लूंगा। आप तो जैसे अकाउंट में आया, डिटेल भेज देना, अकाउंट में आ गया है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे वहां। ठीक है भैया। दूसरा, मैंने भाभी को उसका ट्रैकिंग भेजा था, जो पैकेज है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ना कर रहा है वेट। उन्होंने आई थिंक DHL के पास आपका नंबर है, आपको किया भी होगा फोन, वो बोले कि आंसर नहीं किया किसी ने। वो ये कह रहे हैं, सुनो तो, वो ये कह रहे हैं कि हमको आईडी प्रूफ दीजिए कृष्णा मेनन मार्ग का। अब कृष्णा मेनन मार्ग का आईडी प्रूफ थोड़ी होगा, आईडी प्रूफ तो हमारे वो घर के होंगे, जो ओरिजिनल घर है हमारा। हाँ, फिर क्या बोले? तो उसको फिर मैं यहाँ से क्या करवाऊं कि वहां पे हो जाए? आपको वो कॉल करेंगे तो उनको बोलना है कि उनके घर पर डिलीवर कर दीजिए, उसने अपना पासपोर्ट तो दे दिया है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपके किसी बंदे का आधार कार्ड पे नहीं है वो आपके वो? कांग्रेस पार्टी ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप बताओ ये जो कर रहा है इस पे क्या कार्रवाई कर रहा है? उस पर चुप्पी साधे हुए हजारों करोड़ का, यहां पे तो थोड़ी सी। और आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में एक भ्रष्टतम मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री पे, वो असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कांग्रेस में एक जमाने में होता था, तब आरोप लगाया था इसी भारतीय जनता पार्टी ने और FIR दर्ज की थी नारदा शारदा स्कैम में, और किस तरीके से उसने हजारों करोड़ का खेल किया है और भ्रष्टाचारी है। उस पर पूरी एक बुकलेट छापी थी भाजपा ने। आज क्या है, वो कांग्रेस छोड़ के आया, भाजपा के आंखों का नूर का तारा बन गया और फिर उसे मुख्यमंत्री बना दिया। और वो भ्रष्ट आदमी जाता है बिलासपुर में और क्या कहता है, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे भैया, पहले अपनी ही बात कर लो, तुम्हारा क्या हुआ? और ये नहीं, भ्रष्टाचारी जितने हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लिया, अजीत पवार हो या शिंदे हो या और हो, जिस भी राज्य में जाएंगे भाजपा में हर जगह जितने भ्रष्टाचारी थे वो आ जाते हैं तो गंगा नहा लेते हैं और उनके हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। भाजपा सरकार के दौरान ईडी ने 150 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, भाजपा के नेता तो नहीं। आप वो कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पे कर रहे हैं। आप जिस तरह से कर रहे हैं उससे समझ में आता है आपका दुबई कनेक्शन, आपका दूसरा कनेक्शन, और जिस तरीके से आप ये करके भ्रष्टाचार के बूते उन्हें फंसाना चाहते हैं, वो तो नहीं फंसने वाले।
चुनाव में आप एक नैरेटिव बनाना चाहते हो कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी झूठ बोलो, कुछ भी कहो। कल प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के लिए कहता है सभा में कि कांग्रेस पार्टी का खून खराब है। आप सोचिए। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा, आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है, तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। खून किसका खराब है? खून तो आपका खराब है, जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, जो दलाली करते थे, जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मरवाने के लिए मुखबिरी करी, जिन्होंने, जिस तरीके से आप देखिएगा किसी एक घटना नहीं है, ऐसे जाने कितनी अनगिनत घटना, चाहे जलियांवाला बाग में हो, वहां पर पुलिस को जाके बताना कि ऐसी ऐसी मीटिंग हो रही है, उसमें वो करिए और ये करिए, सारी घटनाओं में इन्हीं के लोग मुखबिर। तो खून साहब किसका खराब है? खून तो आपका, आपके नेताओं का खराब है। देश की आजादी में तो कोई योगदान है नहीं, देश को बनाने में तो कोई योगदान है नहीं, देश को बर्बाद करने में सारा योगदान है। 250 भ्रष्टाचार के मामले जो है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पे हैं कि उसने 250 घोटाले किए। नरेंद्र मोदी सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर खुद पर जो पूरे दस्तावेज मौजूद हैं, जिनकी ये जांच कराने को तैयार नहीं है, वो 2 दर्जन भ्रष्टाचार के मामले हैं, 2 दर्जन, और इनमें कई लाख करोड़ रुपया का इन्वॉल्वमेंट है। यानी इस देश के अंदर तकरीबन 25 से 30 लाख करोड़ का घोटाला तो ये किया। फिर अडानी अंबानी को खदानें दिलानी, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार अडानी की खदानें निरस्त करवा रही है, इसलिए आप उसके खिलाफ हमला कर रहे हो। और दुबई कनेक्शन में आते हो, जिस दुबई के सेल कंपनियों के जरिए अडानी के यहां सारा इन्वेस्टमेंट है, वो आप कहते हो दुबई कनेक्शन दूसरे का, आपका ही है। और सुनिए, महुआ मोइत्रा जब बोलती है इनके खिलाफ, तो इनके खिलाफ, जो महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा की तरफ से बंदा आता है और जो बोलता है, उन्हें लांछित करता है, वो दुबई से, अबू धाबी से, वो बेसिकली मुंबई का बिल्डर का बेटा है और वो अबू धाबी से अपना संचालित करता है और वहां से वो बयान देता है। देखिए आप, इसका बयान चलाया जाता है भूपेश बघेल के खिलाफ, और जिस व्यक्ति का चलाया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के यहां से आता है, उनकी गाड़ी पे बैठ के आता है। यानी भाजपा की गाड़ी, भाजपा के बंगले से वो निकला और सब कुछ, और आरोप लगाता है भूपेश बघेल। इससे आप समझिए कि कौन सी राजनीति हो रही। वहीं अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, ये लोग लड़ रहे हैं राज्य के लिए, देश के लिए, सबके लिए, और जो जो उन्होंने दिया है राज्य को, वो आज तक किसी ने नहीं दिया, बावजूद उन्हें लांछित करना है। तो यही लांछित करके करते हैं, इनके पास कुछ नहीं। वही राहुल गांधी हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति को जोड़ने का काम करते हैं।
वो सवाल उठाते हैं तो क्या उठाते हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार ना हो। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बीएचयू में जो हुआ लड़की के साथ, उससे घिनौना क्या हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। बेटियां सड़कों पर बैठी, जो बेटियों की सुरक्षा के लिए कॉल लेने के लिए पुलिस हेल्पलाइन की लड़कियां हैं, वो बैठी हुई हैं रात रात भर धरने पे, और उस पे कि साहब उनकी सैलरी तो दे दो, दीपावली आ गई, नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप देखें जहां कहीं नोएडा में बिल्कुल निर्भया जैसी घटना हो गई, इस तरह की रोज बरोज घटनाएं हो रही, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आवाज उठाते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई बताइए, तो साहब उन पे हमले होते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। जबकि आज तक 9.5 साल से आप हो, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, सब थे, बताओ ना उनके परिवार का क्या निकाला तुमने। आज तक कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ झूठे आरोप लगाने के लिए आप ड्रामे करते हैं। वो ड्रामे आपके मदारी की तरह चल रहे हैं, जबकि सारे भ्रष्टाचार में आप और आपकी पार्टी इन्वॉल्व है, आपके लोग इन्वॉल्व है, और सारे भ्रष्टाचारी संरक्षण आपके उसमें रहते हैं, संरक्षण में। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी, सत्ता के लिए इतनी गंदी हरकतें करोगे, इस तरह गिर जाओगे, इस तरह एक अदानी अंबानी के नौकर बन जाओगे, उसके बाद कहोगे सम्मान नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना कौन चाहेगा? मैं तो ऐसे किसी दल्ले को सम्मान नहीं देता हूं। आपको लगता है तो बताइए। जय।